तो कैसे आप सब पेश है आपके सामने कक्षा 10वीं के अध्याय 3, जिसमें हम आपको बताएंगे धातु और अधातु के जो अध्याय 3 है उसमें पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 में हम आपको बताए थे धातु और अधातु को कैसे पहचानते हैं तथा भौतिक क्या होते हैं, उसको जानते कैसे और उनके गुण क्या होते हैं। अब पार्ट 2 में हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया धातु और अधातु कैसे करते हैं, आखिर जल से अभिक्रिया कैसे करते हैं, वायु से अभिक्रिया कैसे करते हैं ना। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि धातु अधातुओं से अभिक्रिया कैसे करते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे कि धातु के जल के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, वैसे ही हम लोग जानेंगे कि धातु अधातु से अभिक्रिया कैसे करते हैं, ताकि साथ ही उनके कुछ गुणधर्म को याद करेंगे और जानेंगे कि तत्वों से यौगिक कैसे बनाते हैं। आखिर कैसे ये NaCl, MgCl2, ZnCl2 ये सब कैसे बन जाती है, इसके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे और जानेंगे और बनाएंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि धातु और अधातु की अभिक्रिया कैसे होती है। आखिर क्यों धातु और अधातु मिलकर कंपाउंड बना लेते हैं, कोई भी जैसे हम लोग देखते हैं वो सब कैसे होता है। इसके लिए हम जानेंगे कि देखिए तत्वों को जो अभिक्रियाशीलता है, अभी हम लोग सक्रियता श्रेणी पढ़े थे पिछले वाले वीडियो में, तो उसमें हम लोग जाने थे कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है, उससे हम जाने थे कि धातु अभिक्रियाशीलता क्या है। तो धातु की जो तत्वों की जो अभिक्रियाशीलता है संयोजकता कोष के पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में जाना जाता है। मतलब अगर भी कोई भी धातु जो है अगर संयोजकता कोष को पूर्ण रूप से अपना कर ले रहा है तो वो अभिक्रिया नहीं करता है। अगर उसमें कुछ खाली रहती है या मतलब कुछ कमी रहती है तो अभिक्रिया करने के लिए उत्तेजित रहता है। ठीक है, तो वो अभिक्रिया कैसे करती है, अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने के रूप में, प्रवृत्ति के रूप में जाना जाता है। अगर मान लीजिए आपके पास कम है या अधिक है, अधिक रहता है तभी भी छुल्ल मची रहती है और कम रहता है तो जरूरत ही रहती है। तो देखिए कम रहेगा तो क्या करेंगे, अधिक वाले से लेंगे, ऐसे करके आप तत्वों से यौगिक बनाते हैं ना। तो धातु जो होती है हमारे पास, जो मेटल होते हैं, मेटल संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। मेटल के पास क्या होता है कि संयोजकता कोष से एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो बाहरी कोष की सहयोग करने की जो संयोजकता होती है, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको त्याग करके धातु क्या होते हैं, धनायन बनाते हैं। और अधातु क्या होते हैं कि जो धातु त्याग करता है उसको ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं और दोनों साथ में मिलकर बनाते हैं आयनिक यौगिक। ठीक है, ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते हैं उसे हम कहते हैं आयनिक यौगिक। जो धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है, और अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके जो धनायन ऋणायन बनाता है। और साथ ही दोनों धातु और अधातु आपस में मिलकर जो तत्व बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, दोनों तत्व धातु और अधातु दोनों तत्वों को लेकर हम जो यौगिक बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक कहते हैं क्योंकि वो आयन से बने होते हैं। आयन से बने होते हैं मतलब धनायन, और ऋणायन से बने होते हैं उसे हम कहते हैं आयनिक यौगिक। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं कि ये हमारा Na है, सोडियम जो हमारी धातु है वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके वो क्या बना रहा है, धनायन बना रही है, मतलब Na+ बना रही है ना। और वही जो हमारा क्लोरीन है जो अधातु है वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बना रही है, मतलब क्लोरीन माइनस बना रही है ना। एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, माइनस बना रहा है, माइनस बना रहा है और प्लस बना रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो माइनस और प्लस में अंदर क्या है, देखिए ये प्लस है, मतलब प्लस की जरूरत है उसको, हाँ हमें एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, हम एक इलेक्ट्रॉन तुमको दान कर दिए। और वही जो क्लोरीन कहता है नहीं भैया हमें तो एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो अब तो हम अधिक हो गए, मतलब वो ऋणी हो गया। ऋणी किसका हो गया, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का ऋण हो गया। हम कर्जा लेते हैं तो हम, ये थोड़ी होता है कि कर्जा लेते हैं क्या मतलब कि पैसे को लेते हैं तो हम कर्ज मुक्त कर्जा हो जाते हैं, और वही जो पैसे को दे देते हो तो कर्ज मुक्त हो जाते हैं ना। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कोई भी अधातु इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो ऋणी हो जाता है, मतलब उस पर ऋणात्मक का चिन्ह लग जाता है। वही होती है हमारे आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों को मिला के बनते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। जैसे कि हमारा ये सभी कंपाउंड है, मतलब यौगिक है, NaCl, MgCl2, ZnCl2, HCl, NaOH, इस तरह से जितने भी आप कंपाउंड देखें सब कैसे बनते हैं, धनायन और ऋणायन के त्याग या संयोजकता कोष के पारस्परिक साझा से बनते हैं। साझा कहने का मतलब कि पहले देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, वो उस समय क्या होती थी कि मतलब हम अपना सामान देते थे और दूसरों से उस सामान के बदले में कुछ सामान लेते थे जो हमारी जरूरत होती है और उसकी जरूरत होती है। ठीक है, तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं, आयनिक यौगिक कुछ हम गुणधर्म जानेंगे और जानेंगे कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं। आयनिक यौगिक ये ठोस, कठोर व भंगुर होते हैं। भंगुर कहने का मतलब कि जब हम हथौड़े से उसे पीटेंगे तो टुकड़े टुकड़े में बट जाएंगे ना, वही क्या होता है कि भंगुर होता है, दिल के टुकड़े, वही भंगुर, मतलब कि अगर उस पर हम हथौड़े से या मतलब कैसे भी हम उसमें बल लगा रहे तो वो टूट के बिखर जाते हैं छोटे छोटे गट्टों में, और इनका क्वथनांक और गलनांक अधिक होते हैं।
अधिक क्वथनांक और गलनांक होते हैं। किसके? आयनिक यौगिक के। आयनिक यौगिक के क्यों होते हैं? क्योंकि लेन देन से, परस्पर साझेदारी से बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा जकड़े से बने रहते हैं, इसीलिए कठोर और भंगुर होते हैं और क्वथनांक और गलनांक अधिक होता है। और तीसरी ये गुण धर्म है कि ठोस अवस्था में नहीं बल्कि गलित अवस्था में यह विद्युत की चालन करते हैं। अगर हम यौगिक को देखें, वो ठोस अवस्था में है, मतलब कि अगर सॉलिड स्टेट में है तो वो विद्युत का चालन नहीं करेगा। अगर उसी को हम गलित अवस्था में, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में बना देते हैं, तो वो क्या होता है कि विद्युत का चालन करने लगता है। तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं? ये लिक्विड फॉर्म में विद्युत का चालन करते हैं, ठोस अवस्था में नहीं। ठीक है। जल में अघुलनशील, परंतु पेट्रोल केरोसिन में घुलनशील होते हैं। अगर हम जल में उसको मिलाएं आयनिक यौगिक को, तो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, मतलब अघुलनशील होते हैं। और पेट्रोल और केरोसिन, केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल, मिट्टी के तेल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। कौन? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक कौन होते हैं? जो आयनों के परस्पर साझेदारी से बनते हैं। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तुम दो, हम ले, तुम मिले, दिल खिले और जीने को क्या चाहिए ना, ऐसा करके जो बनाते हैं उसे हम कहते हैं आयनिक यौगिक। ठीक है। इसी तरह से सबसे पहले हम एक दो आयनिक यौगिकों के वो देखेंगे कि ये परस्पर साझेदारी कैसे कर रहे हैं, आखिर बन कैसे रहे हैं। उसके बाद से आप इन सभी का आप अपने कॉपी पे बनाएंगे कि कैसे कैसे बन रहे हैं। खुद देखिए, जब तक आपको किसी आवर्त सारणी, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, उसकी पूरे एलिमेंट का नाम और साथ ही साथ परमाणु क्रमांक और परमाणु भार जब तक नहीं याद हो रही है, मतलब अधिकतर से अधिकतर जो इम्पोर्टेंट है उसको या 30-40 तक आपको तो याद करना ही चाहिए। अगर याद कर ले तो ये बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले इसके बाद हम जानेंगे कि देखिए, ये सब तो आपको याद हो जा रहा है। एक बात बता रहे, जैसे कि मान लीजिए कि आपको परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, परमाणु का ये जो तत्व है उसके नाम, सब चीज़ याद हो जा रहे हैं। फिर भी आपको एक जानना होगा कि ये इलेक्ट्रॉन का नाभिक होता है। इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन का नाभिक होता है, ये इसके कक्ष होते हैं, कक्ष में कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। तो ये कौन सी कक्ष है? ये के, एल, एम, और ऐसे ही मान लीजिए कि बहुत सारी कक्ष हैं, एन। ठीक है। इसके लिए हम अगर आगे रदरफोर्ड के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे गहरा, लेकिन अभी आप इतना ही जानेंगे कि ये बाहरी कक्ष होते हैं, इनके के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, ऐसे करके बहुत सारे कक्ष होते हैं। के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 2। यल में 8, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो इस पे हम इसको क्या करते हैं? संयोजकता निकालते हैं। मतलब ये हमारे पास देखिए कितने तत्व हैं? 2, Na और Cl। 2 तत्व मिलके क्या बना रहे हैं? आयनिक यौगिक NaCl। तो इनके संयोजकता निकालेंगे कि इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, आखिर वो साझेदारी कितने करेगी, मतलब देगी कितने और लेगी कितने, ये सब हम देखते हैं। तब मिलके कंपाउंड बनाते हैं। तो ये जो हमारा NaCl है, NaCl सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 11। अगर हम के, एल, एम, एन से देखें, मतलब के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। ठीक है। इस तरह से अगर हम देखें तो एन जो होता है, इसको हम लिखे तो 2, 8 और क्या होगा? अब बच जाएगा, देखिए 2, 8, 8, 2, 10 तो हो गया, लेकिन 1 बचा। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और वही हम अगर Cl की बात करें, Cl क्लोरीन, क्लोरीन की कितनी होती है? 17। 17 की बात करें तो 2, 8 और कितने बचे यहाँ? 7। 8, 2, 10, बचा कितना? 7। तो 7 लिखेंगे तो बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। अब 7 थोड़ी, अब इतना तो कोई दिल दरिया नहीं है कि आपको 7 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे कि नहीं लो भैया तुम ले ही लो, तुम ही स्टेबल हो जाओ, तुम ही अभिक्रिया ना करो, तुम ही शांत रहो। हम अपने आप को 7 तो कोई त्याग नहीं करता। देखिए 2, 3, 1 ऐसा कर सकता है ना, थोड़ा बहुत कोई दे देता है, चलो रहम कर देते हैं, ले लो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्लोरीन चाहता है कि हमें तुम दे दो, जैसे कि हमारे यहाँ 8 हो जाए, हम तो अपना 7 देंगे नहीं भैया। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमारा दिल दरिया नहीं है। तो ये क्या करता है? क्लोरीन कहता है सोडियम से, अरे भैया तुम्हें एक एडवांस है, हमें एक कमी है, आओ आपस में लेन देन कर लो, दोनों के दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो क्या बन जाएंगे? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? जो आयनों के आदान प्रदान से बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते हैं। तो इसको हम अगर देखें तो यहाँ पे लिखे Na के बाहरी कोश में कितने? 1 और ये Na, और यहाँ पे हम अगर Cl की स्ट्रक्चर बनाए, Cl, तो Cl के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। 4, 5, 6, 7। अब Na क्या करता है? Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये हमारी क्या बन जाती है? Na, ये 1 इलेक्ट्रॉन और Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6
और 7 और ये वाला 8। तो मतलब दोनों की आपस में प्रतिपूर्ति हो जाती है, मतलब कि दोनों स्टेबल हो जाती है, अक्रिय हो जाते हैं, वो किसी से अभिक्रिया नहीं करते। क्योंकि हमको एक कमी थी भैया, हमारी भी कमी पूरी हो गई और जो Cl को कमी थी वो भी कमी पूरी हो गई, तो दोनों के दोनों मिलकर एक कंपाउंड बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं आयनिक यौगिक, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनता है। ठीक है, ऐसे ही करके अगर आप MgCl को देखें तो मैग्नीशियम की परमाणु क्रमांक निकालेंगे, उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। और देखिए अगर हम यहीं पे बात करें मैग्नीशियम की कितनी होती है, मैग्नीशियम की परमाणु क्रमांक 12। इसको हम KLMN के अनुसार अगर विभाजित करें तो क्या होगा, 2 8 8 2 10 और 2, मतलब बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम हम बना लिए ये 2, और हम किससे जोड़ रहे हैं, Cl से। तो Cl के अभी बताए थे कि एक मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोश में। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और एक और Cl बना लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पे 2 अधिक है इसके पास, Mg के पास। अगर ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो ये अपना क्या करेगा, पूरे करने की प्रवृत्ति हो जाएगी इसके पास, मतलब कि ये अक्रिय हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, इसके अंदर क्षुल्ल नहीं मची रहेगी। क्षुल्ल मतलब कि उसके अंदर बेचैनी नहीं रहेगी, अपने आप को कंट्रोलिंग पावर में रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक इसको दे देगा, ले भैया तुम भी हो जा, ले भैया तुम भी हो जा, मतलब आपस में लेन देन कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएंगे, आयनिक यौगिक। तुम भी ले लो भैया, तुम भी ले लो, और हम दोनों दे देंगे तो हम भी स्टेबल, तुम भी खुश हम भी खुश। चलो, इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड हम लिख चुके हैं, इसको अपने कॉपी में आप खुद ही बनाइएगा। उसको बनाने के लिए आप पहले इसके नियम को पढ़ेंगे, उसके बाद से देखेंगे। अब हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे आपका टाइम ना खर्च करते हुए भी हम आगे बात करेंगे धातु की प्राप्ति कैसे होती है, आखिर धातु मिलता कैसे है भैया। जो हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, आए कहाँ से, उसके लिए हम बात करेंगे। खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं, गैंग क्या होते हैं, और इन सभी का हम कैसे समृद्धिकरण करते हैं, निष्कर्षण करते हैं, परिष्करण करते हैं। तो अब हम बताएंगे खनिज क्या होते हैं। तो इतना समझ में आया, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बात करेंगे खनिज क्या होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है, मतलब कि पीरियोडिक टेबल में कितने भी एलिमेंट हो या मेटल है उनकी प्राप्ति कैसे होती है, हमें पाया कैसे जाता है, पृथ्वी पर मिलते कैसे। देखिए, धातुओं को प्राप्ति करने के लिए अनेक विधियां है, जैसे कि अयस्कों का समृद्धिकरण, मतलब कि अयस्क। अब अयस्क जानना जरूरी है कि अयस्क, खनिज और गैंग क्या होते हैं। तो सबसे खनिज देखिए, जब पृथ्वी पर कुछ भी पाया जाए, ईंटा ढेला पत्थर, जो कुछ भी हम पा रहे हैं अगर उसमें कुछ भी क्वालिटी है तो वो क्या होगा, हमारा खनिज हो गया। तो पृथ्वी से प्राकृतिक रूप में उपस्थित तत्व और खनिजों को यौगिक को खनिज कहते हैं। खनिज मतलब जंगल झाड़ी आप कहीं भी गए और कुछ ऐसा एलिमेंट पाए जिसके कुछ क्वालिटी है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज है जिससे हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, तो वो क्या हो गए, हमारे खनिज हो गए। खनिज जैसे ईटा ढेला पत्थर ऐसे पाइए, मतलब उसमें एक अलग सा अजूबा क्वालिटी है, उसे हम खनिज कहते हैं। पृथ्वी के प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व यौगिकों को खनिज कहते हैं। जैसे कि पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं जितने भी एलिमेंट है सब क्या है, खनिज है। और अयस्क क्या होता है, वे खनिज, मतलब जो हम एक आप उदाहरण समझ सकते हैं ढेला से। ईटा पत्थर जो गांव में होता है ना, ढेला जो मिट्टी का जो ढेर सा होता है उसे, तो अगर हम मान लीजिए कि पृथ्वी पर गए या मतलब जिस पे भूतल पे गए और ढेला को पा लिए, उसमें से वो ढेला जो पाए है, अगर धातु अधिक मात्रा में पाया जाता है, धातु अधिक मात्रा में पाया जाता है, मतलब उपयोगी चीज जिसमें उसमें पाया जा रहा है, अगर हम उसको निकाल रहे हैं उस उपयोगी चीज को, तो हम उसको क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। अयस्क क्या आता है, जो हम खनिज पाए हैं उससे धातु अधिक मात्रा में मिल रहा है और उससे वो धातु को निकाल ले रहे हैं, वही विधि जो जिस विधि से हम निकाल रहे हैं उसे हम कहते हैं अयस्क। और गैंग क्या होते हैं, पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में, जैसे कि मान लीजिए कि हम ईटा ढेला पत्थर पाए और उसमें अयस्कों में रेत मिट्टी जैसे अशुद्धियाँ पाई जाती है। अगर हम अशुद्धियाँ जो होती हैं, अगर हम बात करें कि बहुत सारे जैसे देख रहे हैं आप, कोई भी एलिमेंट पाए, आप मान लीजिए सोना या चांदी का कोई एक छोटा सा गट्टा पा लिए, उसमें क्या होगा, जो अगर छोटा सा गट्टा पा लिए वो हमारी हो गई खनिज। अब खनिज से उसमें थोड़ी बहुत तो मिट्टियाँ धूल कण तो होंगे ही, अगर बहुत पहले से लगा हो, अगर जो धूल कण उपस्थित है उसे हम गैंग कहते हैं, और जो धातु निकाल रहे हैं उसमें से उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो समझ में आया, खनिज क्या है, पृथ्वी पर प्रकृति रूप से मतलब
मुक्त रूप से, प्रकृत रूप से पृथ्वी पर कुछ भी पाया जा रहा है वो हमारी खनिज होती है, और उससे धातु निकाल रहे हैं उस विधि को अयस्क कहते हैं। और साथ ही साथ जो खनिज में अशुद्धियाँ पाई जाती है, मिट्टी, ढेला पत्थर, रेत, जो कुछ भी उसमें कण पाए जाते हैं अशुद्धि, उससे जिसका उपयोग हम नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक है, अयस्कों का समृद्धिकरण मतलब उसको बांटना, मतलब कैसे भी करके हम उसको उसमें से उपयोगी चीज को बाहर निकाल रहे हैं अयस्क में से, वो क्या होता है कि बहुत तरह से कर सकते हैं। जैसे पानी से साफ कर सकते हैं, छानकर साफ कर सकते हैं, चुंबक के द्वारा तथा कुछ रसायनों को, केमिकल का उपयोग करके हम अयस्कों का समृद्धिकरण कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। धातुओं को निकालते कैसे हम, जो कुछ भी खनिज खनिज पा रहे हैं उसको निकाल कैसे रहे हैं उसमें से धातुओं को, उसका निष्कर्षण कैसे करते हैं। देखिए, ये हमारी सक्रियता श्रेणी हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में कि सक्रियता श्रेणी की मतलब उसकी अभिक्रियाशीलता, वो धातुओं का अभिक्रियाशीलता दिखा रहा था कि ये अधिक इसके ऊपर वाली ये जो धातुएं हैं अधिक क्रियाशील होती हैं, और साथ ही साथ ये जो बीच वाली मीडियम वाली धातु है ये कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील होती है, और नीचे वाली एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, ये अधिक क्रियाशील, ये कम क्रियाशील, और ये मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं। ये हमारी होगी सक्रियता श्रेणी। लेकिन ये क्या होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी होता है, मतलब कि हम इसको विद्युत अपघटन द्वारा इन सबको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी जो एलिमेंट है वो स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते, मतलब कि हमें मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हमारे पृथ्वी पर। उससे हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटन, मतलब कि वो जो धातु मिल रहा है उसको हम विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करके हम क्या करते हैं, उसको मेटल के फॉर्म में पाते हैं। तो वो क्या होता है कि स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते, विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त होते हैं। कौन कौन, जैसे कि हम जान सकते हैं कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी जो धातु है वो क्या होते हैं, विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त होते हैं। तथा ये एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये क्या होते हैं कि सल्फाइड, ऑक्साइड या कार्बोनेट के रूप में हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप में। ठीक है, और ये क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन कार्बन द्वारा अपचयित किया जा सकता है, मतलब जिसमें हम अगर कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे उसमें ये सब बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, देता है कि हम जिंक का कोई मान लीजिए विलयन है उसमें हम कार्बोनेट डाल रहे हैं, या जिंक सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखिए, अगर हम देखें कि जिंक सल्फेट के विलयन में लोहे की अगर छड़ डालेंगे तो नहीं कुछ इफेक्ट होगा, लेकिन अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो लोहे की छड़ पे कॉपर सल्फेट का परत चढ़ जाएगा। क्यों चढ़ जाएगा, क्योंकि ये कार्बन द्वारा, इसके जो ऊपर के एलिमेंट है ये कार्बन द्वारा अपचयित हो जाएंगे, मतलब उसको वो विस्थापित कर देगा। ठीक है, इसके ऊपर वो परत चढ़ जाएंगे, इसलिए वो कार्बन द्वारा इसके ऊपर वाले एलिमेंट क्या होते हैं, अपचयित हो जाते हैं। ठीक है, और इसके नीचे वाली जो एलिमेंट है जैसे सोना, चांदी, पारा, कॉपर, ये सभी क्या होती है, ये मुक्त अवस्था में हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट हो क्या होते हैं, ये कार्बन से विस्थापित हो जाते हैं, ये इसका अपचयन हो जाता है। इसी वजह से ये अपचयन से हमको याद आया कि संक्षारण आपसे बताया कि अपचयन हो जाता है, आर्द्रता, नमी, ये सब के संपर्क में अगर जो धातु आता है उसकी संक्षारित होने लगती है, धीरे धीरे उसका संक्षारण होने लगता है, उसी क्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। ठीक है, संक्षारण पे बहुत गहरा हम लोग अध्ययन किए थे। अब ये विद्युत रासायनिक श्रेणी समझ में आया, इसका ट्रिक करने के लिए हमारे चैप्टर के प्लेलिस्ट में दिया गया है मेटल और नॉन मेटल वाले, उसमें हम बताए थे सक्रियता श्रेणी तथा साथ ही साथ उसके याद करने के ट्रिक के बारे में भी। ठीक है, तो इस तरह से आप 10 बार लिख के देख सकते हैं। जो हाइड्रोजन के ऊपर की जो भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन द्वारा अपचयित हो जाते हैं, मतलब उसको विस्थापित कर देते हैं। इस तरह से बहुत सारे घुमा घुमा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिंक सल्फेट के विलयन में अगर हम लोहे की छड़ डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ डालने से क्या होगा। ये बोल देगा कि गिलास में लिए है उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसमें लोहे के कील डुबा रहे हैं तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, अपचयित होगा, ये सब क्वेश्चन पूछी जाती है। तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन के ऊपर के जो भी एलिमेंट है, जो भी धातु है, वो क्या होंगे कि कार्बन से विस्थापित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपचयित हो जाते हैं। ठीक, अब हम जानेंगे कि भर्जन क्या होते हैं, साथ ही साथ निस्थापन के बारे में। तो देखिए, जो हमारा भर्जन होता है या निस्थापन होता है, दोनों में हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। भर्जन और निस्थापन किसके लिए होता है, धातु के लिए। दोनों में हमें क्या प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड। इसका हम क्या करते हैं, धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, मतलब धातुओं को प्राप्त करते हैं अयस्क के खनिज से। ठीक है, तो भर्जन में क्या होता है, सल्फाइड अयस्क,
ये देखिए अभी हम बताए थे इस श्रेणी में कि सल्फाइड, ऑक्साइड तथा कार्बोनेट के रूप में ये सभी धातुएं पाई जाती है। जैसे हमारा मान लीजिए ये हमारा हो गया जिंक, जिंक को हम ले लिए तो ये जो जिंक सल्फाइड है मतलब ZnS, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति मतलब कि जहाँ वातावरण हो उस उपस्थिति में अधिक ताप पर, मतलब खूब ताप लगा दे एकदम टेम्परेचर फुल, तब अगर हम गर्म करें तो क्या होता है यह ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। ये क्या होता है कि जिंक ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। जिंक पहले किस में था, सल्फाइड, अब किस में बदल गया, ऑक्साइड के रूप में। क्यों बदल गया, क्योंकि हम ऑक्सीजन के साथ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं। अगर देखिए भर्जन और निस्तापन में बस इतना अंतर होता है। देखिए दोनों को हम ऐसा कह सकते हैं कि वायु के उपस्थिति में होता है एक अनुपस्थिति या बहुत कम, रेयर कम। निस्तापन, निस्तापन मतलब निस मतलब कि बिना वायु का, और भरजन मतलब कि पूरा भर भर के वायु के साथ गर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम सल्फाइड अयस्क लेते हैं, इसमें हम कार्बोनेट अयस्क लेते हैं। अयस्क ये जो धातु है इसके साथ जो अशुद्धियां हैं, धातु के अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसे निकालने की जो विधि है वो अयस्क कहलाता है, ठीक है। तो ये जैसे हम ले लिए, इसमें हम जिंक कार्बोनेट ले लिए, मतलब ये आप कार्बोनेट अयस्क को उठा रहे हैं, उसको वायु की अनुपस्थिति या बहुत कम मात्रा में, या मतलब मान लीजिए निर्वात, जहाँ वायु वातावरण से कोई संपर्क ना हो, वहाँ पे रख के हम क्या करते हैं, अधिक ताप पे गर्म करते हैं, तो ये ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए भर्जन हो या निस्तापन, दोनों में हमें क्या प्राप्त होते हैं, धातु ऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड, ठीक है। एक क्या होता है भर्जन, मतलब भर भर के वायु, और निस्तापन मतलब बिना वायु का, ठीक है। इसमें क्या लेते हैं, सल्फाइड अयस्क लेते हैं, और इसमें कार्बोनेट अयस्क। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इसे हम कहते हैं भर्जन, मतलब भर भर के वायु देते हैं हम सल्फाइड अयस्क को, वो क्या होता है धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। और वही हम निस्तापन की बात करें तो इसमें वायु की अनुपस्थिति कर देते हैं, हमें वायु देते ही नहीं है, वातावरण में रखते नहीं है, पूरे निर्वात कर देते हैं, और उसमें इसको बहुत टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, तो क्या होता है ये धातु ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। देखिए हमारा जो जिंक कार्बोनेट है ये क्या बदल जा रहा है, जिंक ऑक्साइड में, ठीक है। ऐसे हम भर्जन तथा निस्तापन में अंतर जान सकते हैं। अब हम जानेंगे धातु का परिष्करण क्या होता है। मतलब देखिए हम जो धातु की प्राप्त कर रहे हैं, ईटा ढेला पत्थर जो भी कुछ हम पा रहे हैं, उसको हम 3 चरण में उसको से उपयोगी चीज को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताया कि पानी से साफ करके, छानबूझ के, रसायन का उपयोग करके, साथ ही साथ निष्कर्षण की, धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं, वो उस पर विस्थापित कैसे कर पा रहे हैं, अपचेद कैसे कर पा रहे हैं, इन सभी के बारे में विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़े, ठीक है। और भर्जन तथा निस्तापन जाने। अब हम जानेंगे धातु का परिष्करण क्या होता है। परिष्करण जैसे कि देखिए परिष्करण कहने का मतलब कोई भी धातु हम पा रहे हैं उस सभी से नहीं हो रहा है, तो हम बिजली के तार मतलब एनोड और कैथोड के माध्यम से हम उसमें से धातुओं को अलग कर सकते हैं, उपयोगी चीज को क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, धातुओं का परिष्करण। इसके लिए आप देख सकते हैं कि संक्षारण की जो प्रक्रिया होती है, संक्षारण की जो प्रक्रिया होती है वो धातुओं के परिष्करण में आता है। उसमें संक्षारण की प्रक्रिया में क्या होती है कि जब कोई धातु नमी आर्द्रता, नमी आर्द्रता मतलब कि मान लीजिए जैसे शीतलहर पानी होने के संपर्क में आता है तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका संक्षरण होने लगता है, क्षरित होने लगता है। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण। संक्षारण को रोकने के लिए हम यशोद लेपन करते हैं, पेंट करते हैं, ग्रीस तेल लगाते हैं, इस तरह से हम संक्षारण को बचाते हैं, ठीक है। आप अपने एनसीईआरटी का चैप्टर उठाएंगे, उसमें आपने क्या सीखा में दिया है पूरे इस चैप्टर का सार, उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और जो अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर था, इसको कवर किए हम 3 पार्ट में, छोटा छोटा पार्ट बनाया जिससे आपको बोरिंग ना हो। वीडियो को बिना स्किप किए एकदम आराम से देखिएगा। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, दूसरी बार में देखिएगा जरूर समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के लिए इंतजार करिए। तब तक धन्यवाद। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एकदम मेहनत से पढ़ाई करिए। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, लोग कहते हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।